हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। परीक्षा मंथन में आपका स्वागत है। मैं M.K. रेजा जो लगातार साइंस की सीरीज लेकर के आ रहा हूँ और हम लोगों ने अभी तक कई टॉपिकों को पढ़ा है चरणबद्ध तरीके से और उसी क्रम में आज चर्चा करना है श्वसन और उससे जुड़े हुए कुछ टॉपिकों की। तो देखिए, श्वसन की परिभाषा तो हमने आपको बताई थी पिछले टॉपिक में, श्वसन के प्रकार भी बताए थे और विभिन्न जंतुओं में कौन कौन से श्वसन अंग पाए जाते हैं, क्योंकि समस्त जंतुओं का हैबिटेट अपने आप में क्या होता है, अलग अलग होता है। तो उनमें कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं, इसकी भी चर्चा हमने की थी। आज जो चर्चा करना है वो मानव से जुड़े हुए लंग्स की चर्चा करना है कि लंग्स किस प्रकार से कार्यों को संपन्न करते हैं और उससे संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं। जैसा कि हमने बताया भी था कि वर्तमान में लंग्स वाला टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारण क्या है, आप खुद जानते हैं, कोविड-19 का प्रकोप है और कोविड-19 में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ है वो फेफड़ा ही हुआ है। क्वेश्चन सीधा बना सकता है कि कोरोना वायरस के कारण शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो लंग्स यानी फेफड़ा प्रभावित होता है। इसलिए इस टॉपिक को गहराई से पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से कौन से रोग श्वसन के किस पार्ट को प्रभावित करते हैं या फेफड़े के किस भाग को प्रभावित करते हैं। चलिए आइए कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। तो देखिए, रेस्पिरेशन लिखा हुआ है हेडिंग। रेस्पिरेशन में देखना है अब फेफड़े, जिसका हम एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे। आप लोग भी बनाना चाहें तो बना लीजिए। दायां फेफड़ा आकार में थोड़ा बड़ा बनाइएगा और बायां फेफड़ा आकार में थोड़ा छोटा बनाइएगा। क्यों ऐसा, अभी पता चल जाएगा। एक ही एक संरचना भी बनाएंगे। ये बन गया डायग्राम। इसका नामांकन भी कर लीजिएगा आप लोग। ये है बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा। मुख गुहा। ये है नेजल कैविटी यानी निस्का गुहा। निस्का गुहा। ये है ईसोफेगस यानी ग्रसनी नाल। ग्रसनी नाल। ये है इपिग्लॉटिस। ये है ट्रैकिया यानी श्वास नाल। ये है ब्रोंकाई यानी श्वसनी। ये है ब्रोंकियोल।
यानी श्वसनिकाएं। ए है एल्वोलाई यानी कूपिकाएं। ए है लेफ्ट साइड, ए है राइट साइड। ए है नीले रंग की संरचना डायफ्राम। ठीक है। ए है राइट सुपीरियर लोब, राइट सुपीरियर लोब। ए है राइट मिडिल लोब, मिडिल लोब। ए है राइट इंफीरियर लोब, लोब। ठीक। ए है लेफ्ट सुपीरियर लोब। ए है लेफ्ट इंफीरियर लोब। ठीक। इसको बना लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक बार मिला लीजिए डायग्राम में क्या क्या लिखा है। ए है बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा। ए है नेजल कैविटी यानी नसिका गुहा। ए वाली संरचना है ईसोफेगस यानी ग्रेशनी नाल। रेड कलर की जो संरचना दिखाई दे रही है वो है एपिग्लॉटिस। यहाँ पे जो संरचना दिखाई दे रही है वो है ट्रैकिया। ए वाला पूरा चैम्बर जो है उसका नाम है राइट सुपीरियर लोब। ए वाला चैम्बर है राइट मिडिल लोब। ए वाला चैम्बर है राइट इन्फीरियर लोब। ए वाला चैम्बर है लेफ़्ट सुपीरियर लोब। ए वाला चैम्बर है लेफ़्ट इन्फीरियर लोब। यहाँ पे जो संरचना दिखाई दे रही नीले रंग की वो है ब्रोंकाई यानी श्वसनी। यहाँ पे रेड कलर की जो संरचना दिखाई दे रही वो है ब्रोंक्यूल यानी श्वसनिकाएं। और यहाँ पे जो फूली संरचना दिखाई दे रही है वो है एल्वियोलाई यानी कोष्ठ का कोष्ठ। और सबसे नीचे नीले रंग की जो संरचना बनी हुई है वो है डायफ्राम। तो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। चलिए अब चर्चा करते हैं। तो देखिए हमने बताया था पिछली क्लास में आपको श्वसन की परिभाषा बताए थे, श्वसन के प्रकार बताए थे और बताए थे विभिन्न जंतु विभिन्न हैबिटेट में पाए जाते हैं, इसलिए उनमें श्वसन अंग अपने आप में अलग अलग होता है। जैसे मछलियों में श्वसन अंग गिल्स पाए जाते हैं, मेढक में एक से अधिक श्वसन अंग पाए जाते हैं, कीटों में श्वसन अंग ट्रैकिया पाया जाता है। इसी प्रकार से देखा जाए पक्षियों में लंग्स होते हैं, सरीसृप में लंग्स होते हैं, मैमल्स में लंग्स होते हैं और यूनिसेलुलर एनिमल जो होते हैं इनमें श्वसन अंग के रूप में स्किन पाया जाता है। और इनमें श्वसन की क्रिया जो होती है विसरण विधि के द्वारा संपन्न होती है। यानी श्वसन में स्किन जो होता है विसरण विधि के द्वारा रेस्पिरेशन को संपन्न करवा देता है। मानव जो कि मैमल्स में रखा गया है, तो मानव में श्वसन अंग के रूप में एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं। मानव में श्वसन अंग के रूप में एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं जो बक्षीय गुहा में उपस्थित होते हैं। जो बक्षीय गुहा यानी थॉरसिक कैविटी में उपस्थित होते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप कि बक्षीय गुहा जो होती है यहाँ पे शरीर के कोमल अंग पाए जाते हैं, शरीर के सॉफ्ट ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे हृदय हुआ, लंग्स हुआ, यहीं पे उपस्थित होता है। यानी सबसे ऊपर सिर है, सिर के नीचे गर्दन है और गर्दन के नीचे जो पसलियों का चैम्बर होता है, इसी पसलियों के चैम्बर को टर्मिनोलॉजी में थॉरसिक कैविटी कहा जाता है। और इस थॉरसिक कैविटी का निर्माण जो होता है इस शरीर की 37 अस्थियों से होता है। यानी 37 अस्थियाँ जो होती हैं इसके निर्माण में अपना योगदान देती हैं। तो मनुष्य के फेफड़े जो होते हैं ये बक्षीय गुहा में उपस्थित होते हैं, जो संख्या में 2 अर्थात एक जोड़ी पाए जाते हैं, जिसमें एक फेफड़ा बाएं साइड उपस्थित होता है, दूसरा फेफड़ा दाएं साइड उपस्थित होता है। एक फेफड़ा जो होता है लेफ्ट साइड पाया जाता है और दूसरा फेफड़ा जो होता है राइट साइड पाया जाता है। राइट साइड वाला फेफड़ा जो होता है यह आकार में थोड़ा सा बड़ा होता है लेफ्ट साइड वाले फेफड़े से। यानी लेफ्ट साइड वाला फेफड़ा आकार में थोड़ा सा छोटा होगा और राइट साइड वाला फेफड़ा आकार में थोड़ा सा बड़ा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राइट साइड वाले फेफड़े में देखा जाए तो चैम्बर की संख्या 3 होती है
लोब या पालियों की संख्या 3 होती है, जबकि राइट साइड वाले भाग में देखा जाए तो पालियों की संख्या जो होती है 2 होती है। तो देखिए आप डायग्राम में एक पाली ये है, दूसरी पाली ये है, तीसरी पाली ये है, ठीक। और यहाँ पे देखा जाए एक पाली ये है और दूसरी पाली ये है। तो लेफ्ट साइड वाला फेफड़ा जो होता है इसमें एक बड़ी पाली है और एक क्या है, छोटी पाली है। राइट साइड वाले फेफड़े में देखा जाए 3 पालियाँ पाई जाती हैं। राइट साइड वाले फेफड़े में जो सबसे ऊपर वाली पाली पाई जाती है उसे राइट सुपीरियर लोब कहा जाता है, मध्य वाली पाली को राइट मिडिल लोब कहा जाता है और निम्न वाली पाली को राइट इन्फीरियर लोब के नाम से जाना जाता है। जबकि लेफ्ट साइड वाले भाग में जो पाली है जिसमें सबसे ऊपर जो उपस्थित है उसका नाम होता है लेफ्ट सुपीरियर लोब और नीचे वाली का नाम होता है लेफ्ट इन्फीरियर लोब। तो मैं इसको मार्कर से चिन्हित कर देता हूँ। ए है सुपीरियर लोब, ए है मिडिल लोब और ए है इन्फीरियर लोब। बाकी सब वर्ड कॉमन है, इसमें भी ए है सुपीरियर लोब और ए है इन्फीरियर लोब। बाकी वर्ड क्या है, कॉमन है। मनुष्य के फेफड़े जो होते हैं एक खोखली संरचना के रूप में पाए जाते हैं। मनुष्य के फेफड़े जो होते हैं एक खोखली संरचना के रूप में पाए जाते हैं, परंतु कभी भी खाली नहीं होते हैं। इनमें 1.5 लीटर वायु जो होती है सदैव विराजमान होती है और इसी 1.5 लीटर वायु को देखा जाए तो अवशिष्ट वायु के नाम से जाना जाता है। अवशिष्ट वायु क्वेश्चन पूछ लेता है कि अवशिष्ट वायु कितनी होती है, तो 1.5 लीटर वायु, यानी दोनों फेफड़ों में देखा जाए तो कितनी वायु पाई जाती है, 1.5 लीटर वायु भरी रहती है जो कैसी होती है, अवशिष्ट वायु के रूप में उपस्थित होती है। तो हमारे फेफड़े खोखली संरचना के रूप में हैं परंतु कभी भी खाली नहीं होते हैं। उनमें 1.5 लीटर वायु सदैव विराजमान होती है और इसी वायु को क्या कहा जाता है, अवशिष्ट वायु के नाम से जाना जाता है। फेफड़े जो होते हैं भ्रूण अवस्था में इनका निर्माण 3 से 3.5 माह में हो जाता है। फेफड़े जो होते हैं इनका निर्माण भ्रूण अवस्था में लगभग 3 से लेकर के 3.5 माह में हो जाता है और बच्चे के जन्म उपरांत कार्य करना प्रारंभ करता है। यही कारण है कि फेफड़े शरीर के एकमात्र ऐसे अंग हैं जिनका निर्माण तो भ्रूण अवस्था में हो जाता है परंतु बच्चे के जन्म उपरांत कार्य करना प्रारंभ करता है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसका निर्माण तो भ्रूण अवस्था में हो जाएगा परंतु यह बच्चे के जन्म उपरांत कार्य करना प्रारंभ करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका लंग्स हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन सीधा सीधा लिखा हुआ है कि फेफड़ों का निर्माण कब होता है, तो 3 से 3.5 माह में। कार्य कब करता है, बच्चे के जन्म उपरांत। श्वसन से संबंधित अगर देखा जाए तो श्वसन से संबंधित मेन ऑर्गन तो लंग्स है, लेकिन एक्सेसरी ऑर्गन में देखा जाए तो नेजल कैविटी भी भाग लेती है, ईसोफेगस भी भाग लेता है, एपिग्लॉटिस भी भाग लेता है, ट्रकिया भी भाग लेता है, ब्रोंकाई भी भाग लेता है, ब्रोंक्यूल भी भाग लेता है और एल्वोलाई भी भाग लेता है। यानी जैसे ही वायु प्रवेश करती है तो वायु जब वायुमंडल से प्रवेश करती है तो नसिका गुहा में पहुंचती है। जब नसिका गुहा में पहुंचती है तो यहाँ पे श्वसन से संबंधित 2 संरचनाएं पाई जाती हैं। एक होता है श्लेष्मा झिल्ली और दूसरा पाया जाता है हियर यानी रोएं। यानी 2 संरचनाएं पाई जाती हैं, एक है श्लेष्मा झिल्ली और दूसरा होता है हियर। श्लेष्मा झिल्ली जो होता है श्लेष्मा को स्रावित करता है और यह श्लेष्मा जो होता है वायु में पाए जाने वाले धूल के कण, तिनके, बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि को चिपकाने का कार्य करता है। और हेयर जो होते हैं इनसे वायु रगड़ खाती है और बॉडी के टेम्परेचर पर मेंटेन होती है। तो देखिए श्लेष्मा झिल्ली का कार्य क्या है, इस श्लेष्मा को निकालेगा और जब श्लेष्मा निकलेगी तो श्लेष्मा जो होता है वायु में पाए जाने वाले धूल के कण, तिनके, बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि को चिपका ले जाएगा। हियर का कार्य क्या होता है, ये वायु रगड़ खाती है और ये बॉडी के टेम्परेचर पर मेंटेन होती है। अब वायु जो होती है नसिका गुहा से होते हुए, फेरिंग्स से होते हुए, ईसोफेगस से होते हुए एपिग्लॉटिस को खोल करके ट्रकिया वाले भाग में पहुंचती है। वायु जो होती है यह ग्रसनी नाल से होते हुए एपिग्लॉटिस वाल्व को खोल करके कहाँ पहुंचती है, ट्रकिया में। जब ट्रकिया वाले भाग में पहुंचती है
तो यहाँ पे भी छल्ले नुमा संरचना पाई जाती है। ये जो छल्ले नुमा संरचना होती है इससे वायु रगड़ खाती है और पूर्णतः बॉडी के टेम्परेचर पर मेंटेन हो जाती है। यानी शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है और इस पर वायु जो होती है पूर्णतः मेंटेन हो जाती है। यानी फेफड़ों के अंदर जब वायु प्रवेश करती है तो उसका तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब वायु जो होती है ट्रकिया से होते हुए, ब्रोंकाई से होते हुए, ब्रोंकियोल से होते हुए कोष्ठ तक पहुंचती है, कोशिकाओं तक पहुंचती है। और कोशिकाएं जो होती हैं फेफड़ों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कोष्ठ जो होती है ये फेफड़ों की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है और संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई इसलिए है क्योंकि इसी के माध्यम से जो होता है ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। यानी इस प्रकार से अगर इसकी एक संरचना को देखें तो यह स्पंजनुमा संरचना होती है। स्पंजनुमा संरचना होती है जिसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और यहाँ पे वायु आती है। इसके चारों ओर इस प्रकार से केशिकाओं का जाल बिछा होता है, इस प्रकार से केशिकाओं का जाल बिछा होता है। और बताए थे केशिका वह स्थान होता है जहाँ पे ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। अब देखिए हृदय कहाँ उपस्थित होता है, यहाँ पे उपस्थित होता है। हृदय जो होता है यहाँ पे उपस्थित है तो हृदय के माध्यम से आप ये हृदय वाला टॉपिक हमारा देखिएगा जो कि हमने आपको लिंक भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो हृदय वाला टॉपिक जब देखेंगे आप तो उसमें पता चलेगा कि कौन रक्त को फेफड़े तक ले जाने का कार्य करता है। तो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ये रक्त को कहाँ ले जाएगी, फेफड़ों तक ले जाएगी, जिसमें कैसा रक्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। यहाँ पे वायु कैसी आई है, ऑक्सीजन युक्त आई है। यहाँ पे केशिका का जाल है और यहाँ पे ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, विनिमय होगा। यानी ऑक्सीजन को दे दिया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु बाहर निकल जाएगी नासिका गुहा से और ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से हृदय में पहुंचेगी और फिर हृदय के माध्यम से क्या होगी, विभिन्न अंगों में पहुंचेगी। तो लगातार ये चक्र जो है चलता रहता है। तो देखिए इस चीज़ को डिटेल से पूरा समझने के लिए हमने बता तो दिया है, लेकिन आपको इसका हृदय वाला टॉपिक देखना पड़ेगा और उसमें आपको पता चलेगा कि रक्त वाहिका में धमनी क्या है, शिरा क्या है, केशिका क्या है। और जब तीनों चीज़ों को आप समझ ले जाएंगे तो अपने आप इस चीज़ को क्या कर ले जाएंगे, गेन कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे हमने टॉपिक आपको दिया है, उस टॉपिक को आप देखिएगा, लिंक भी आपको दी गई है नीचे, उसके माध्यम से पहले हृदय को देखिएगा फिर जो है लंग्स वाले टॉपिक को। तो हमने कहा कि कोष्ठ जो होते हैं, एल्वोलाई जो होते हैं, ये स्पंजनुमा संरचना के रूप में होते हैं जिनके चारों ओर केशिकाओं का जाल बिछा होता है और यहीं पर ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। ऑक्सीजन ले ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड दे दी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु जो होती है ये नासिका गुहा से बाहर निकल जाती है। जब हम वायु लेते हैं और बाहर निकालते हैं तो लगभग 350 से लेकर के 500 ml तक की वायु को हम ग्रहण करते हैं और इतनी ही वायु को हम बाहर निकालते हैं। यानी एक बार में हम लगभग 350 से लेकर के 500 ml की वायु को लेते हैं और इतनी ही वायु को बाहर निकालते हैं और इस वायु को कहा जाता है दैनिक श्वसन। दैनिक श्वसन यानी टाइडल वॉल्यूम। तो दैनिक श्वसन कितना होता है, 350 से लेकर के 500 ml। अवशिष्ट वायु कितनी होती है, 1.5 लीटर। अब फेफड़ों के अंदर देखा जाए तो वायु का प्रवेश करना एवं बाहर निकलना यह डायफ्राम मांसपेशी पर निर्भर करता है। जैसे ही डायफ्राम मांसपेशी शिथिल होती है फेफड़ों के अंदर वायुदाब का आयतन घट जाता है। जैसे ही डायफ्राम मांसपेशी शिथिल होती है यानी फैलती है, फेफड़ों के अंदर वायुदाब का आयतन घट जाता है और वायु जो होती है प्रवेश कर जाती है। और जैसे ही डायफ्राम मांसपेशी सिकुड़ती है फेफड़ों के अंदर वायुदाब का आयतन बढ़ जाता है और वायु जो होती है बाहर निकल जाती है। तो फेफड़ों के अंदर वायु का प्रवेश करना एवं बाहर निकलना किस पर निर्भर करता है, डायफ्राम मांसपेशी पर निर्भर करता है और इस प्रकार से फेफड़े जो होते हैं कार्यों को संपन्न करते हैं। तो ये थी फेफड़े की संरचना और उसकी मैकेनिज्म कि किस प्रकार से फेफड़े कार्य करते हैं। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको आपको जो है नोट डाउन करना है। तो यहाँ पे हम किनारे पे उसको लिखते जाएंगे, आप उसको साथ में लिखते जाइएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इतना भाग हम इसका मिटा देते हैं।
पहला पॉइंट आपको लिखना है, अवशिष्ट वायु कितनी होती है। अवशिष्ट वायु, तो अवशिष्ट वायु कितनी होती है, 1.5 लीटर होती है। नेक्स्ट लिखना है, दैनिक वायु कितनी होती है। दैनिक वायु या टाइडल वॉल्यूम ये कितनी होती है, 350 से लेकर के 500 ml होती है। इसके बाद लिखना है, श्वसन धारिता कितनी होती है। श्वसन धारिता यानी एयर कैपेसिटी, तो श्वसन धारिता कितनी होती है, 5 से 6 लीटर होती है। और क्वेश्चन इसके ऊपर बना भी हुआ है कि श्वसन धारिता कितनी होती है। ऑप्शन में दिया गया था 5600 ml, तो ml में दिया गया, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा है, लीटर में लिखा हुआ है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति की श्वसन धारिता कितनी होती है, 5 से 6 लीटर। तो अवशिष्ट वायु 1.5 लीटर, दैनिक वायु 350 से 500 ml, श्वसन धारिता 5 से 6 लीटर। इसके अलावा देखा जाए फेफड़ों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई, फेफड़ों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन होता है, कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाएं होती हैं, देखिए संरचना बनी भी हुई है, एल्वोलाई यानी कोशिकाएं जो होती हैं ये फेफड़ों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बनता है, फेफड़ों के अंदर वायु का प्रवेश करना एवं बाहर निकलना। फेफड़ों के अंदर वायु का प्रवेश करना एवं बाहर निकलना किस पर निर्भर करता है, डायफ्राम नुमा मांसपेशी पर निर्भर करता है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और लिख लीजिए, मानव शरीर का तापमान। मानव शरीर का तापमान, तो देखिए समस्त पैमानों पे मानव शरीर का तापमान है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में अगर तापमान देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, केल्विन में अगर देखा जाए तो 310 केल्विन। र्यूमर में अगर देखा जाए तो 29.6 र्यूमर। 29.6 र्यूमर। ठीक, तो ये मानव शरीर का तापमान है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो फ़ारेनहाइट पे पूछा जाता है। ठीक है, तो 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 फ़ारेनहाइट, 310 केल्विन और 29.6 र्यूमर। ठीक, अब देखिए फेफड़ों के अंदर जब वायु जाती है और बाहर निकलती है तो कितना एक्सचेंज होता है, 4%। तो देखिए फेफड़ों के अंदर वायु जाएगी और ये क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो एटमॉस्फेयर में देखा जाए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 78%। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, 20.94%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, 0.03%। आर्गन की मात्रा कितनी होती है, 0.93%। यानी ये कंपोजिशन है, यही कंपोजिशन नसिका गुहा से अंदर जाएगा, यानी नसिका गुहा से अंदर जाएगा। और जब वायु बाहर निकलेगी तो नाइट्रोजन की मात्रा 78% होगी, जी हुबहू रहेगी। ऑक्सीजन की मात्रा 16.94% होगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4.03% होगी और आर्गन की मात्रा 0.93% होगी। तो एक बार की श्वसन क्रिया में कितना विनिमय होगा, केवल 4%। क्लियर है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन कथन के रूप में बन सकता है
कि जब हम वायु को नासिका गुहा से लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है। एकदम सही है, ऑक्सीजन है। दूसरा कथन है कि जब वायु हम नासिका गुहा से बाहर निकालते हैं तो उसमें भी ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो ये भी एकदम सही है, यानी इसमें भी ऑक्सीजन की मात्रा है, लेकिन बस अंतर कितना हो गया है, 4% का। तो इस प्रकार के कथन के रूप में भी क्वेश्चन जो हैं आ जाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिखते जाइए साथ साथ में। अब कभी कभी पूछ लेता है कि श्वसन से संबंधित कौन कौन से अंग होते हैं, तो समस्त अंगों को नाम भी लिख लीजिए एक लाइन में। श्वसन से संबंधित अंग, तो सबसे पहला आएगा आपका नासिका गुहा। नासिका गुहा, नासिका गुहा से वायु जो आएगी वो आएगी आपकी ग्रसनी में। ग्रसनी के बाद वायु आएगी ग्रसनी नाल में। ग्रसनी नाल के बाद वायु आएगी आपकी ट्रकिया में। ट्रकिया के बाद वायु जो आएगी वो आएगी आपकी श्वसनी में। श्वसनी के बाद आएगी श्वसनिकाओं में, और श्वसनिकाओं के बाद वायु जो आएगी वो कूपिकाओं में। ठीक, नासिका गुहा, ग्रसनी, ग्रसनी नाल, ट्रकिया, श्वसनी, श्वसनिकाओं और कूपिकाओं। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब ग्रसनी नाल से ट्रकिया में प्रवेश करता है तो यहाँ पे एपिग्लॉटिस वाल्व पाया जाता है। एपिग्लॉटिस कपाट पाया जाता है। ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले वायु नासिका गुहा में, फिर ग्रसनी से ग्रसनी नाल होते हुए एपिग्लॉटिस कपाट को खोलेगा, ट्रकिया में जाएगी, श्वसनी, श्वसनिकाओं होती कहाँ पहुँच जाएगी, कूपिकाओं में। ते हो गई आपके फेफड़े की संरचना, उससे जुड़े हुए तत्व। अब इसके बाद आते हैं श्वसन से संबंधित रोग कि कौन कौन से रोग होते हैं। तो एक एक करके रोग यहाँ पे हम लिखते जाएंगे, आप लोग भी साथ साथ में लिखते चलिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, पहला रोग है तपेदिक। तपेदिक हेडिंग लिख लीजिएगा, श्वसन से संबंधित रोग। पहले तो आप हेडिंग रहेगी श्वसन से संबंधित, श्वसन से संबंधित रोग। तो पहला रोग कौन सा होगा, तपेदिक, जिसे क्षय रोग भी कहा जाता है। ठीक, तपेदिक जिसे क्षय रोग भी कहते हैं, किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। और इस जीवाणु का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो देखिए, क्षय रोग, तपेदिक या टीबी किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है, जिसका नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। और यह जब जीवाणु अटैक करता है तो कूपिकाओं को होस्ट सेल के रूप में चुनता है, यानी कूपिकाओं के पास पहुंचता है और इस प्रकार से तंतुनुमा संरचना का निर्माण करता है। और यह तंतुनुमा संरचना जब सड़ती है तो इसी घटना को देख लेते हैं, लंग्स में पानी का उतर आना। तो इस प्रकार से देखें तो किससे हो रहा है, जीवाणु के द्वारा। और तपेदिक का टीका लगता है जिसका नाम है BCG। और ये वर्तमान में महत्वपूर्ण हो गया है कि कोरोना काल में देखा गया और कुछ देशों पर सर्वे भी किया गया कि जिन जिन देशों में BCG का टीका लगा हुआ है उन देशों में मृत्यु का अनुपात 1% से भी कम रहा है, यानी उनका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत रहा है और कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम भी रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो BCG का टीका पूछ सकता है किसके लिए लगता है, तपेदिक के लिए लगता है। कब लगता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से लेकर के 6 माह के बीच में जो होता है BCG का टीका लग जाता है। क्लियर, तो ये महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना काल में ये हाईलाइटेड था।
चलिए, दूसरा रोग है जिसका नाम होता है दमा या अस्थमा। दमा या अस्थमा। दमा रोग जो होता है किससे होता है? कवक से होता है, यानी फंगस से होता है, जिसका नाम है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। दमा या अस्थमा रोग किससे होता है? कवक से होता है, जिसका नाम क्या है? एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। तो लिख लीजिए इसको भी या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक नया वर्ड आया है जिसका नाम क्या होता है? कवक। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवक का अध्ययन करते हैं उसे माइकोलॉजी कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। तो कवक का अध्ययन किस में करते हैं? माइकोलॉजी में करते हैं। और जब माइकोलॉजी में इसका अध्ययन करते हैं तो देसी भाषा में कवक को हम फफूंदी बोल देते हैं। यानी ब्रेड को लीजिए, 10-12 दिन तक रख दीजिए, उसमें जो सफ़ेद सफ़ेद संरचनाएं आ जाती हैं उसी को टर्मोलॉजी में क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। तो कवक जो होता है कौन सा कवक है? एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, जो किसको उत्पन्न करता है? दमा यानी अस्थमा को उत्पन्न करने का कार्य करता है। अब देखिए जब दमा होता है तो क्या होता है? तो देखिए एक संरचना ये बनी है यहाँ पे ब्रोंकाई और दूसरी संरचना बनी है ब्रोंक्यूल। तो अब इसको हम यहाँ उठा लेते हैं। ये है ब्रोंकाई और ये क्या है? ब्रोंक्यूल। ये क्या करता है? ब्रोंकाई तथा ब्रोंक्यूल को चिपका देता है, और जब ये चिपका देगा तो क्या वायु कोष्ठ का कोष्ठ तक पहुँच पाएगी? क्या वायु एल्वोलाई तक पहुंच पाएगी? नहीं पहुंचेगी। और जब वायु एल्वोलाई तक नहीं पहुंचेगी तो ऐसी कंडीशन में देखा जाए तो श्वास उभरना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए आप देखते होंगे जो अस्थमा के रोगी होते हैं उनमें सांस उभरना प्रारंभ हो जाती है, यानी दम घुटना भी प्रारंभ हो जाता है। और यदि इन्हें समयानुसार इन्हेलर नहीं मिलता है तो ऐसी कंडीशन में ऐसे व्यक्तियों की कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। यानी ये अपने साथ हमेशा क्या रख के चलते हैं? इन्हेलर रख के चलते हैं, क्योंकि जब इन्हेलर मुख गुहा से लेते हैं तो चिपके हुए ब्रोंकाई तथा ब्रोंकियल शिथिल हो जाते हैं, फैल जाते हैं और व्यक्ति क्या होता है? नॉर्मल हो जाता है। तो ये हो गया अस्थमा या दमा। इसके बाद एक और रोग है जिसका नाम होता है काली खांसी या वूपिंग कफ। काली खांसी या वूपिंग कफ। काली खांसी जो होता है किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जिसका नाम है हीमोफिलस परट्यूसिस। तो किससे होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। हीमोफिलस परट्यूसिस। जीवाणु के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो काली खांसी किससे होता है? जीवाणु से होता है, जिसका नाम क्या है? हीमोफिलस परट्यूसिस। और इस रोग में अगर देखा जाए तो खांसी भी आती हैं, छींकें भी आती हैं, बलगम भी बनता है और हल्का हल्का बुखार भी बना रहता है। यह रोग जो होता है ज़्यादातर बच्चों में होता है, यानी काली खांसी एडल्ट में ज़्यादा नहीं दिखाई देता है, बच्चों में यह रोग ज़्यादा दिखाई देता है। क्लियर? अब इसके बाद हमने कहा जीवाणु के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवाणु का अध्ययन करते हैं उसे जीवाणुलॉजी या जीवाणु विज्ञान कहा जाता है। इंग्लिश में बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। जीवाणु की खोज एंटवान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने दांतों की खुरचन में की थी। यानी एंटवान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने दांतों की खुरचन में की थी। बाद में एहरनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम जीवाणु रखा था। जीवाणु जो होते हैं इनमें फ्लैजेलेटा पाए जाते हैं जिसके माध्यम से गतिशील होते हैं और इनको मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है। प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीवाणु के रूप में देखा जाए तो साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है और प्रथम जीवित जीवाश्म जीवाणु के रूप में देखा जाए तो आर्कीबैक्टीरिया पाया जाता है। जीवाणु उपयोगी भी होते हैं, घातक भी होते हैं। तो घातक जीवाणु तो आपके सामने लिखा है, रोग फैला रहा है, लेकिन उपयोगी भी होते हैं। जैसे दूध से दही का निर्माण किससे होता है? लैक्टोबैसिलस से होता है, यानी हमारे लिए क्या है? उपयोगी है। बाकी चर्चाएं जो होगी आपकी किसमें होंगी? जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे। तो चाहे जीवाणु हो, चाहे विषाणु हो, चाहे कवक हो, चाहे शैवाल हो, समस्त टर्मोलॉजी आपकी डिटेल से आएगी। लेकिन कब आएगी? जब क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक पढ़ाएंगे और बताएंगे कि व्हिटकर नामक वैज्ञानिक ने 5 किंगडम में डिवाइड किया था। मोनेरा, प्लांटी, फंगस,
इसके अलावा एनिमेलिया और प्रोटिस्टा, इन पांचों किंगडम को जो है चर्चा डिटेल से की जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे आपको केवल इतना याद रखना है कि जीवाणु विषाणुओं के नाम, बाकी विशेषताएं आपको क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक में मिलेगी, जो कि जल्द आएगा आपके सामने। चलिए नेक्स्ट है निमोनिया। निमोनिया रोग किससे होता है? जीवाणु के द्वारा होता है और इसका नाम है डिप्लोकोकस निमोनियल्स। इसका पूरा नाम है। तो निमोनिया रोग भी किससे होता है? जीवाणु के द्वारा होता है, जिसका नाम क्या है? डिप्लोकोकस निमोनियल्स है। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निमोनिया में भी क्या होता है? खांसी आती है, बलगम बनती है, छींकें आती हैं, हरारत भी अच्छी खासी इसमें हो रही होती है और हल्का हल्का बुखार भी बना होता है। कभी कभी सॉइलिंग जैसे लक्षण भी आ जाते हैं, तो श्वास उभरना भी क्या होती है? प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया के ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइपोक्सिया क्या होता है? तो ऊंचाई से डर होता है, ऊंचाई से डर। तो आप देखते होंगे कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ऊंचाई से नीचाई की ओर देखते हैं, यानी 10 मंजिला से ऊपर जब नीचे देखते हैं तो कभी कभी उन्हें चक्कर आता है और कभी कभी वो मूर्छा के शिकार भी हो जाते हैं। इसी घटना या इसी रोग को क्या कहा जाता है? हाइपोक्सिया कहा जाता है। तो हाइपोक्सिया में क्या होगा? आरबीसी तो है, लेकिन आरबीसी जो होती है ऑक्सीजन का सर्कुलेशन नहीं कर पाती है, और जब ऑक्सीजन का सर्कुलेशन नहीं होगा तो व्यक्ति मूर्छा का भी शिकार हो जाएगा और उसको चक्कर भी आ रहे होंगे। तो हाइपोक्सिया सीधी टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है कि हाइपोक्सिया क्या होता है? तो ऊंचाई से डर होता है। चलिए, इसके बाद एक और रोग है जिसका नाम होता है एम्फाइसीमा। ये सबसे ज़्यादा पूछा गया अभी तक क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इस टर्मिनोलॉजी के माध्यम से ये पकड़ में नहीं आ रहा है कि यह किस अंग से जुड़ा हुआ है। एम्फाइसीमा जो होता है, इससे पता नहीं चल पा रहा कि हृदय का है कि किडनी का है कि फेफड़ों का है। तो सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि एम्फाइसीमा में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लंग्स प्रभावित होता है। और एम्फाइसीमा जो होता है किसके द्वारा होता है? प्रदूषण के कारण होता है और धूम्रपान के कारण होता है। यानी एम्फाइसीमा किसके कारण होता है? पॉल्यूशन के कारण होता है। और किसके कारण होता है? धूम्रपान के कारण होता है। और एम्फाइसीमा में क्या होता है? ये कोष्ठ जो है, कूपिकाएँ जो हैं, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम या फिर समाप्त हो जाती है। इनका लचीलापन जो होता है या तो कम हो जाता है या फिर क्या है? समाप्त हो जाता है। तो ये है एम्फाइसीमा। इसके बाद एक और रोग है जिसका नाम है लंग्स कैंसर, फेफड़ा कैंसर। फेफड़ा कैंसर। तो लंग्स कैंसर किसके कारण होता है? धूम्रपान के कारण होता है। धूम्रपान। तो आप देखते होंगे भारत सरकार का स्लोगन भी आता है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और इससे कैंसर होता है। वो आप देखेंगे कि लगातार सरकार इसके संदर्भ में प्रचार भी करवा रही होती है, जिसमें लगातार देखा जाए तो टीवी वगैरह जो होता है उसमें ऐड आता है। और जब ऐड आता है तो उसमें क्या किया जाता है कि 2 मिनट का ऐड आता है पहले, उसके बाद 30 सेकंड की चेतावनी भी बीच में दी जा रही होती है और बताया जाता है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है और इससे क्या होता है? कैंसर। अब तो आप देखेंगे धूम्रपान से संबंधित जो उत्पाद होते हैं उसमें चित्र भी बन के आ रहे होते हैं, यानी काफ़ी घातक होता है, जो क्या करता है? कैंसर को उत्पन्न करवाता है। और जब धूम्रपान करते हैं तो शरीर में यानी फेफड़ों में निकोटिन एवं टार का निर्माण होता है, और यही निकोटिन एवं टार जो होते हैं ये क्या कर रहे होते हैं? फेफड़े कैंसर को उत्पन्न करवाते हैं, क्योंकि यही उत्तेजक पदार्थ होते हैं जो कोशिका के अनियंत्रित विभाजन को प्रेरित करने का कार्य करते हैं। तो ये था फेफड़ा कैंसर। तो लगातार सरकार इसके बारे में जागरूकता भी दे रही है और जागरूक होइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घातक होता है। ठीक है, समय समय पे सरकार नियम कानून भी बदलती रहती है। ऐसा नहीं है कि जो हमने आपको बताया कि 2 मिनट का ऐड तो 2 मिनट का ही आए।
आगे पीछे भी कुछ ना कुछ जो है हो सकता है। ठीक, चलिए इसके बाद देखा जाए कोरोना वायरस। कोरोना वायरस, और ये तो आप देख रहे होंगे करंट की जितनी मैगजीन है सब में डाटा अवेलेबल भी है। तो कोरोना वायरस जो होता है इस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो फेफड़ों को ही प्रभावित करने का कार्य करता है। कोरोना वायरस जो है पहली बार कहाँ से आया था, चीन के वुहान प्रांत से, यानी चीन चीन के वुहान प्रांत में पहली बार जो है कोरोना वायरस को देखा गया था और यहीं से इसकी उत्पत्ति भी मानी जाती है। और कोरोना वायरस को हम किस नाम से जानते हैं, कोविड-19। तो इसका नाम जो दिया गया है कोविड-19 दिया गया है क्योंकि 2019 में ही इसको डिटेक्ट किया जा चुका था, इसलिए 19 लगा है। और कोविड का पूरा नाम होता है कोरोना वायरस डिजीज। ठीक है, तो कभी अगर क्वेश्चन पूछे कोविड-19 का पूरा नाम क्या है, तो कोरोना वायरस डिजीज 90 होता है। कोरोना वायरस जो होता है ये जूनोटिक परिवार से संबंधित है, यानी ये वायरस कैसा है, जूनोटिक वायरस है। और जूनोटिक वायरस ऐसे वायरस कहलाते हैं जो जानवर से मनुष्यों में और मनुष्यों में स्थानांतरित होता है। जूनोटिक वायरस क्या होते हैं, ऐसे वायरस होते हैं जो जानवर से मनुष्यों में और मनुष्यों से क्या होते हैं, मनुष्यों में स्थानांतरित होते हैं। तो ऐसे वायरस क्या कहलाते हैं, जूनोटिक वायरस कहलाते हैं। कोरोना वायरस जो है इसके संदर्भ में अब तो वैक्सीनेशन भी बन चुका है, और वैक्सीनेशन में देखा जाए तो कोविशील्ड भी आया हुआ है, कोवैक्सीन भी आया है, जिसका टीकाकरण लगातार जो है किया जा रहा है। और लगातार टीकाकरण के साथ साथ ये भी एहतियात दी जा रही है कि 2 गज की दूरी बना के चलिए, मास्क इत्यादि की पहनिए, क्योंकि आपकी सावधानी ही आपका बचाव है। तो कोरोना वर्तमान में भी अभी फैला हुआ है, कम नहीं हुआ है कि आप सोचें कि पूर्णतः ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। तो आपकी जागरूकता ही आपका बचाव है। बाकी तो सरकार यथासंभव पूरा प्रयास कर रही है और लोगों को सुरक्षित करने का प्रयास भी कर रही है। तो ये था आपका लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला टॉपिक। तो कैसा लगा टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टॉपिक को आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो बच्चे पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।